हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन, मज़े में। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, वापस से आपका ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम। तो बेटा हम लोग बायोलॉजी वाला पार्ट आपके 11th का डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कुछ अपन लोगों ने बेसिक कंसेप्टों के बारे में ही अभी फ़िलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट के अंदर अपन लोगों ने जो बेटा जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो टॉपिक था आपके पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पादपों को बेटा हम लोग डिफरेंट वेसेज पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिनमें से कुछ वेसेज हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हम लोग अपने कंसेप्टों को समझ जाएं। 11th के अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं उनको हम लोग समझ जाएं, हमारे यूजफुल जो कंसेप्ट है उनको हम लोग समझ जाएं, जिससे हम लोग जब टॉपिक पढ़ें तो हमारे पास उसके बारे में प्रीवियस कोई इन्फॉर्मेशन हो। क्लियर? जब हमें किसी चीज़ के बारे में प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन होती है तो बहुत अच्छी तरह से उसको अपन लोग हैंडल कर सकते हैं, इसलिए अपन लोगों ने ऐसा कुछ कर रखा है। तो टॉपिक आपके कौन सा चल रहा है? पादपों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा प्लांट की मैं बात करूं तो पादपों के वर्गीकरण के अंदर बेटा हम लोगों ने दो आधार अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। पहला आधार हम लोगों ने जीवन काल या जीवन अवधि के आधार पर बात की थी। जीवन काल या जीवन अवधि के आधार पर दूसरा आधार हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके हैं और वो आपके स्वभाव या प्रकृति के आधार पर नेचर वाइज अपन लोग बात कर चुके हैं। आई होप कि यहाँ तक जो अपन लोगों ने पार्ट अभी तक डिस्कस किया है वो आपके क्लियर हुआ होगा। जिन स्टूडेंट्स ने बेटा प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं वो ज़रूर प्रीवियस वीडियोज को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे के कंसेप्ट तभी समझ में आएंगे। फिर ऐसा लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो ऊपर से जा रहा है। स्वाभाविक है, जब आप लोग उन कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो बार बार ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटा मैं जीरो लेवल से ही आपको उठाना वापस चलते रहूं, तो फिर आगे तो कैसे बढ़ पाएंगे। डे बाई डे नई चीज़ें हमें तभी सीखेंगे। यदि मैं प्रीवियस चीज़ को ही वापस बोलता चलूँगा तो नया कंसेप्ट कहाँ से सीखेंगे। इसलिए आपको प्रीवियस कंसेप्ट को आपको समझना है। यदि एनीवन कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप उसको मेरे से क्लियर करो। क्लियर? मैं थर्ड वेस की बेटा आज के इस क्लास के अंदर बात करने वाला हूँ कि तीसरा आधार पादपों को बांटने का कौन सा हो सकता है। थर्ड वेस बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आप लोगों के कि इनके अंदर बेटा जो संवहन ऊतक होता है वो है या नहीं। पादपों में हम देखते हैं संवहन ऊतक होता है, अब वो उन पादपों में उपस्थित है या नहीं है उसके आधार पर। क्लियर? तो अगला कंसेप्ट क्या होगा? संवहन ऊतकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर। क्लियर? तो संवहन ऊतकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर? बेसिक बातें हैं। अब इसके अंदर आपके माइंड में एक चीज गई होगी बेटा कि ये संवहन ऊतक होते क्या है। तो बेटा संवहन ऊतक या संवहन बंडल जब आप लोग 11th के अंदर सेकंड यूनिट जब डिस्कस कर रहे होंगे तो अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 6
जब सिलेबस प्लान डिस्कस किया था वहां आपके आया था पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, और उस पुष्पीय पादपों की शारीरिकी के अंदर बेटा जब आप लोग पादप ऊतक डिस्कस कर रहे होंगे, प्लांट टिश्यू डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस प्लांट टिश्यू के अंदर बेटा जटिल ऊतक आएगा। जटिल ऊतकों में जाइलम और फ्लोएम नामक आप लोग रचनाएं पढ़ोगे। तो बेटा जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, इन जाइलम एवं फ्लोएम नामक रचनाओं से मिलकर जो ऊतक बनेगा, जो रचना बनती है, उसे संवहन ऊतक या संवहन बंडल कहा जाता है। शायद आप लोगों ने 9-10 तक खूब जाइलम फ्लोएम नाम सुने होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्लियर? तो मैं बात क्या करता हूँ, आपके संवहन ऊतक की बात कर रहा हूँ। तो संवहन ऊतक क्या है कि बेटा जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, जिन्हें हिंदी में, शुद्ध हिंदी में एक को दारू और एक को पूषवाहा बोलेंगे, वो आगे देखते चलते हैं। अभी तो हमें इसे देखते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम से मिलकर जो रचना बनेगी बेटा, उसे कहा जाता है संवहन ऊतक या संवहन बंडल कहा जाता है। या संवहन पूल भी बोल सकते हैं। तो ये बेटा जाइलम और फ्लोएम से मिलकर जो रचना बनेगी उसे संवहन ऊतक कहा जाता है। अब जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, या संवहन ऊतक का क्या काम है, इनका वर्क कार्य हम लोग बात करते हैं। तो बेटा संवहन ऊतक का काम खुद पता चल रहा है, संवहन करना, आदान प्रदान करना है, पदार्थों का परिवहन करना है, स्थानांतरण करना है। संवहन ऊतक का जो वर्क होता है, ये पदार्थों का क्या करना होता है, संवहन करना, आदान प्रदान करना होता है, स्थानांतरण करना इसका कार्य होता है। जबकि मैं बेटा जाइलम के वर्क की बात करूं तो जाइलम का वर्क होता है बेटा जल से। जाइलम में जल जैसा एक वर्ड आ रहा है, जल में जय आता है, तो जल की। अब हम लोग देखें पेड़ पौधों के लिए जल कहां मिलता है, घर की मटकी में, ये पानी की टंकी में से पेड़ पौधे ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। पानी हम लोग हमेशा कहाँ डाल के आते हैं, सॉइल में डाल के आते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए जो जल है वो कहाँ उपलब्ध होता है, मृदा में उपलब्ध होता है। पेड़ पौधों के लिए जो खनिज लवण है वो कहाँ उपलब्ध होते हैं, मृदा में उपलब्ध होते हैं। तो क्या है, मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने में और उन अवशोषित करने के बाद उन्हें पादप के ऊपर के भागों यानी वायवीय भागों तक पहुंचाने का कार्य जो करेगा वो कौन करेगा बेटा, जाइलम करता है। तो जाइलम का क्या वर्क हो गया, मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना और उसका वायवीय भागों तक संवहन या स्थानांतरण करना, ये आपके जाइलम का वर्क है। जाइलम का फंक्शन है बेटा। फ्लोएम के फंक्शन की बात करूं तो फ्लो का मतलब होता है बेटा, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है स्थानांतरण, परिवहन ही है। अब मैं एक बात आपके सामने दे रहा हूं, एक आइडियाज है, उसको मेरे को समझाना आप, मेरे पे नहीं आता है। एक पानी की टंकी बेटा आप लोगों के मकान में नीचे रखी हुई है और मैं छत पे नल लगा दूं, तो क्या पानी ऊपर नल, जब ऊपर नल लगाए छत पे तो आ सकता है क्या? अब आप जवाब देना, खुद जवाब देना इस बात का। और यदि मैं एक टंकी ऊपर छत पे रख दूं और नीचे नल लगा दूं तो क्या पानी आ सकता है क्या? किसमें आने के चांस होंगे? नॉर्मली बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। कोई कहे कि सर मोटर लगा के पहुंचा देंगे ऊपर, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मली कौन सा कंसेप्ट होगा, ऊपर जब टंकी रखी हुई है, नीचे नल लगा हुआ है, तो आसानी से जल का प्रवाह हो जाता है। तभी आता है ना घर में नल, मकान में बाथरूम वगैरह में जो नल लगे तो तभी आएगा। टंकी ऊपर रखी रहती है, नीचे जब नल होता है तब आता है। तो हम देख रहे हैं कि फ्लो यानी प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे होता है। और पादप के ऊपर क्या बनेंगे, खाद्य ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी पादपों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनेगा, भोजन से
भोज्य ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा का निर्माण होगा और उस खाद्य ऊर्जा का या उस खाद्य पदार्थ का, उस कार्बनिक पदार्थ का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बने हैं, उसका फिर क्या होगा बेटा, पादप के निचले भागों तक, भूमिगत भागों तक प्रवाह होगा, संवहन होगा, संचरण होगा। वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा। क्लियर? तो ये फ्लोएम का कार्य है पादप के वायवीय भागों से खाद्य ऊर्जा का प्रवाह करना, संवहन करना। यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूं। अपन का टॉपिक तो चल रहा था संवहन ऊतक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति। इसका मतलब क्या पादपों में ये संवहन ऊतक उपस्थित होता है, या कोई ऐसे भी पादप है जिनमें अनुपस्थित होकर या सब में पाया जाता है? ये चीज हमारे माइंड में आती है और आना भी चाहिए। तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़े थे कि पादपों के 4 समूह हैं। पहला समूह थैलोफाइटा, दूसरा समूह हमने ब्रायोफाइटा, तीसरा समूह हम लोगों ने टेरिडोफाइटा और चौथे समूह की जो हम लोगों ने बेटा बात की थी वो आपके स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों को रखा था। ये हम लोगों ने पढ़े थे प्रीवियसली, वीडियोज को देखना, उसमें ये आपके है। तो इनमें से किस समूह में, क्या ये सब सारे समूह में ये पाए जाते हैं क्या संवहन ऊतक, या किसी में अनुपस्थित होता है? तो फिर उसके आधार पर ही हम पादपों को 2 समूहों में बांट देते हैं बेटा। इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर पादपों को 2 समूहों में बांट दिया जाता है। पहला जो पादपों का समूह है वो कौन सा है? असंवहनी पादप। असंवहनी पादप, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो ऐसे पादप जिनके अंदर संवहन ऊतक का क्या होता है? अभाव होता है, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, उन्हें असंवहनी पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जिनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, उन्हें असंवहनी पादप कहा जाता है। ये तो बेटा थ्योरेटिकल बात हो गई। अब मैं बात करता हूं उदाहरण की कि कौन से ऐसे समूह हैं जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। तो बेटा जो थैलोफाइटा समूह है और जो ब्रायोफाइटा समूह है, उनके अंदर क्या होता है? संवहन बंडल का, संवहन ऊतक का अभाव होता है। तो एक तो थैलोफाइटा समूह के जो पादप होंगे और एक आपके ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप होंगे, इन पादपों के अंदर संवहन ऊतक का अभाव होता है। इसका मतलब ये असंवहनी पादपों के समूह हैं। याद रखना, 3rd चैप्टर में काम आएगा जो आप लोग 11th या 3rd चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर? अगला दूसरा आपके फिर समूह हो जाएगा और वो है संवहनी पादप। वेस्कुलर प्लांट्स। खुद पता चल गया बेटा, ऐसे पादप होंगे जिनमें संवहन ऊतक पाया जाएगा। तो ऐसे पादप जिनमें संवहन ऊतक, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन ऊतक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उन्हें संवहनी पादप कहा जाता है, वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। वही क्वेश्चन हमारे पास फिर आता है कि ऐसे पादपों का समूह कौन सा है? तो बेटा पहला यदि पादपों का समूह होगा तो वो टेरिडोफाइटा होगा, और एक आपके और समूह बच गया स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी पादप और एंजियोस्पर्म पादप आवृतबीजी पादप आए थे। तो वो समूह है, एक तो टेरिडोफाइटा जो पहला संवहनी पादपों का समूह है, और एक आपके स्पर्मेटोफाइटा जिसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था, बीजीय पादपों का समूह होता है जिसमें आवृतबीजी और अनावृतबीजी पादपों को रखा गया है।
तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज के इस क्लास के अंदर थर्ड जो आपके टाइप था संवहन ऊतकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, उसको समझने की कोशिश की है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।